हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी हम फार्माकोलॉजी में अक्सर पढ़ते रहते हैं कि इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी है क्या। एक्चुअली में बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज इन आवर सर्कुलेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो भी ड्रग हम खाते हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ओरली या फिर किसी भी फॉर्म में लेते हैं, वो कितना अमाउंट लिया गया और कितना अमाउंट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में कितनी वो ड्रग या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पहुंच रही है, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट माने अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम इस डोजेज फॉर्म टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जितनी भी ड्रग हम ले रहे हैं, जो इसमें अमाउंट में ले रहे हैं, वो हमारे ब्लड में पहुंचते पहुंचते कहीं चेंज तो नहीं हो जा रही है, तो उसकी कंडीशन क्या है, अनचेंज। ठीक है, उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं होना चाहिए, जिस फॉर्म में ले रहे हैं उसी फॉर्म में पहुंचना चाहिए। लेकिन बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है, बायो मीन हमारे जो सर्कुलेशन है, अवेलेबिलिटी माने प्रचुर मात्रा, बायो मीन्स हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, अवेलेबिलिटी माने पहुंच। ठीक है, तो हमारे सर्कुलेशन में जितना भी अमाउंट पहुंच रहा है ड्रग का, उसको बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब बायो अवेलेबिलिटी को हम देखें। अब हम किसी भी ड्रग को अगर लेते हैं, जैसे मान लें किसी भी ड्रग को आईवी लिया, आईवी मतलब इंट्रावेनस, सीधे नस में अगर लगा दिया, तो जितना भी अमाउंट हम ले रहे हैं, तो नस में जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। सपोज दैट ये एक क्या है, हमारी वेन है या आर्टरी है। अब कोई भी ड्रग अगर हम यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, इंजेक्ट करेंगे, तो जो भी अमाउंट जाएगा, कितना, मान लो 100 mg हमने लिया, कितना लिया, 100 mg ये ड्रग लिया, और डायरेक्टली हमने कहाँ डाल दिया, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या हो गई, 100%। कितनी होगी, 100%। ठीक है, 100 mg यहाँ से लिया, 100 mg पहुँच गया, तो क्या हो गया, ये 100% हो गया। ठीक, तो कोई भी ड्रग की अवेलेबिलिटी अगर 100% है, इसका मतलब कि वो ड्रग आईवी दी गई है, ठीक है, इंट्रावेनस दी गई है। ठीक, अलग अलग ड्रग को अलग अलग रूट से लिया जाता है। ठीक है, कुछ ड्रग को हम मुंह से खाते हैं, ओरली बोलते हैं, कुछ ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू बोलते हैं, जिनको पैरेंटरल बोलते हैं, कुछ ड्रग को रेक्टम के थ्रू, ठीक है, बाई एनस लेते हैं, और कुछ टॉपिकल का मतलब होता है किसी भी ड्रग को हम सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो पैरेंटल ड्रग्स की होती है। पैरेंटल माने जो भी इंजेक्शन के फॉर्म में ली जा रही हैं। फिर आते हैं ओरल, यानी कि जो मुंह से खाया जा रहा है, ठीक है, रेक्टल जो एनस के थ्रू जा रहा है, और टॉपिकल मतलब ये। तो कई बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसी अरेंजमेंट में पूछ लेता है कि आप इसको सही अरेंज में करें, बायोअवेलेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, पैरेंटल की, फिर ओरल की, फिर रेक्टल की, फिर टॉपिकल की। ठीक है, अगर हम देखें कि हम कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन ग्राफ है। अगर हम देखें कि अगर कोई ड्रग है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये आईवी दी गई, तो ये 100% है। ठीक है, यहाँ पर जो ड्रग दी जाएगी वो 100% है। ठीक, अगर आईवी दी गई है तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ क्या होगा, वो ये क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है। यहाँ पर अगर कोई ड्रग आईवी दी गई, क्या दी गई है, आईवी मतलब इंट्रावेनस, ठीक है, ये ड्रग दी गई, और टाइम के साथ साथ इसका एरिया अंडर कर्व जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है। अब अगर कोई सपोज दैट ये ड्रग है ए, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन माने है क्या है, एक टुकड़ा कितना अमाउंट जा रहा है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो हम बायो अवेलेबिलिटी को डिनोट कर सकते हैं किससे, एफ से। ठीक है, किससे डिनोट कर सकते हैं, एफ। ठीक है, एफ क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है। ठीक, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक, एफ से अगर डिनोट करें तो ये ड्रग आईवी दी गई है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, 100 है। ठीक है, एक दूसरी ड्रग है जिसको दिया गया है, मान लीजिए ओरली। ठीक है, तो अगर इस ड्रग को दें ओरली,
ठीक। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है और टाइम का जो ग्राफ है AUC ग्राफ, इसको B मान लेंगे, ठीक है। इसको ओरल दिया गया है तो ये 100% है, ठीक। आप देख रहे हैं कि ये कम है इससे, ठीक। तो अगर इसको डिनोट करेंगे बायो अवेलेबिलिटी के फार्मूले को, तो इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है। AUC एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व जो हमने दिया है ओरल, ठीक है। ओरल जो भी आएगा ओरल, ठीक है ये। और एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व जो IV दिया गया है, ठीक है, IV, ठीक। अब ये तो 100 है, ठीक। अब सपोज दैट ये 100 mg ड्रग हमने दी, तो ये पूरी 100 है IV वाली, ये दी गई है ओरल, ठीक है। अब ये पूरी पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब हम किसी ड्रग को ओरली लेते हैं तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि उसके अमाउंट को कम कर देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, pH है, HCl है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड है, एज है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे जो कि इसको प्रभावित करते हैं, किसको, बायो अवेलेबिलिटी को, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ड्रग पहुंची 50 mg, ठीक है, 50 mg सर्कुलेशन में कितनी पहुंची, 50 mg, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व कितना गया, 50, और ये कितना है, 100, ठीक है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, जस्ट हाफ हो गई, ठीक है। किसकी हो गई इतनी, ये हाफ हो गई। और इसकी कितनी है, 100, 100 का मतलब है 1। अगर IV के केस में देखेंगे, IV केस में देखेंगे तो F = 1 और 100, ठीक है। और अगर ओरल के केस में देखेंगे, ओरल, तो ये F = 0.5 और 50% या 50 mg, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को प्रभावित करेंगे। प्रभावित का मतलब उसकी अवेलेबिलिटी को कम करेंगे या फिर उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल, ठीक है, कोई पर। तो फार्मास्यूटिकल का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग की फॉर्मुलेशन किस प्रकार की बनाई गई है उसको, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, किस स्ट्रेंथ में बनाई गई है, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ड्रग उसको मीडियम में कैसे वो घुल रही है, ठीक है। अगर कोई ड्रग ज़्यादा लिपोफिलिक है, लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है, अगर ड्रग लिपोफिलिक है, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल तो बोलोगे क्या, लिपोफिलिक, फिलिक मतलब होता है लविंग, ठीक है। लिपोफिलिक अगर कोई ड्रग है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये टिश्यू है, ये टिश्यू है। अगर ड्रग कोई लिपोफिलिक है तो ईजिली इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। अब अगर कोई ड्रग लिपोफोबिक है, लिपोफोबिक यानी हाइड्रोफिलिक है अगर, ठीक है, अगर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक माना होता है लविंग, फिलिक मीन लविंग और लिपोफिलिक माना लिपिड लविंग, ये वाटर लविंग है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो बायो अवेलेबिलिटी है तो वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो वाटर है, ये सेल है, ठीक है। इंट्रासेलुलर क्या है, एक्वस है, ठीक है, और बाहर भी एक्वस है, अब बीच में क्या है, लिपिड है। ये किस चीज़ की बनी है, फास्फोलिपिड की। तो इधर वाटर बीच में लिपिड, तो लिपिड को क्रॉस करने में क्या होगा, ड्रग को परेशानी होगी, ठीक है। तो उसको क्रॉस करने में कम होगी तो उसकी क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कोई ड्रग मान लीजिए ओरली खाई गई, ठीक है, अब हमारे स्टमक में क्या है, HCl है, ठीक है। HCl उसको क्या कर सकता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसको बायो अवेलेबिलिटी को कम कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल स्टेबिलिटी। एक है पार्टिकल साइज। अगर किसी ड्रग का पार्टिकल साइज, मॉलिक्यूलर वेट अगर स्मॉल साइज है, ठीक है, अगर स्मॉल साइज की ड्रग है तो वो ईजिली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी और इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, अवेलेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक। और अगर कोई पार्टिकल साइज लार्ज है या फिर उसमें कोई चार्ज, तो उसकी क्या होगी, लार्ज साइज की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और भी कुछ
फार्मास्यूटिकल फैक्टर हैं, जैसे कंप्रेशन, कोई ड्रग कितनी हार्ड है, ठीक है, कोई ड्रग कितनी हार्ड है, ठीक, उसकी जो कंप्रेस करके टैबलेट बनाई गई है, तो अगर कोई ड्रग हार्ड है तो उसको घुलने में टाइम लगेगा, तो उसकी बायोलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। सपोज कुछ कैप्सूल हैं, कैप्सूल, तो कैप्सूल और टैबलेट, कैप्सूल को घुलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है, टैबलेट जल्दी घुल जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, फैक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्टर, जो कि बायो अवेलेबिलिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब ये है हमारी बॉडी उस ड्रग पे क्या रेस्पॉन्ड करती है और उसको बायोलॉजिटी को चेंज कैसे कर देती है, ये देखेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब हमारी जो फिजिक यानी बॉडी, ठीक है, कैसे उसको अफेक्ट करेगी। पहला जीआईटी, ठीक है, जीआईटी का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी स्टमक है, ठीक, स्टमक पहले आता है, पहले ड्रग कहाँ पहुँचेगी, स्टमक में पहुँचेगी, ठीक। तो स्टमक क्या है, इसका एरिया क्या है, कम है, एरिया कैसा है स्टमक का, छोटा है। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या होते हैं, HCl होता है, क्या प्रेजेंट है, HCl। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको ये HCl पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन आपने कभी देखा है किसी पेशेंट को डायबिटीज़ में, वो इंसुलिन क्या करते हैं, इंजेक्शन से लेते हैं। अगर इंसुलिन को ओरली दे देंगे तो HCl उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और वो दवा बेकार चली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं को ये HCl प्रभावित करता है और बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आता है वो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहने के लिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, ठीक है, लेकिन होती बहुत लंबी है, ठीक है, सबसे लंबी होती, लेंथ ज़्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया ज़्यादा है, जब एरिया ज़्यादा है और मोस्ट ऑफ द ड्रग और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसका, ड्रग्स का या न्यूट्रिएंट्स का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो एरिया ज़्यादा हो गया, दूसरी बात एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और एक चीज़ यहाँ पर एंजाइम्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं तो वहाँ पर इसकी बायोअवेलेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट को भी कम कर देते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें विलाई ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो और एक खास बात होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट में क्या, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं जो इनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट, ठीक। गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट का मतलब ये है कि हम कोई भी ड्रग या न्यूट्रिएंट्स या फूड हम लोग खाते हैं, उसके बाद वो कितना जल्दी स्टमक से मूव कर जाता है इंटेस्टाइन की ओर, ठीक है। ये हर किसी में अलग अलग होता है, ठीक। कितनी जल्दी जो हम स्टमक में खाना खाए हैं या कोई ड्रग खाए हैं, वो कितनी जल्दी हमारे इंटेस्टाइन में कितने कम समय में मूव कर जाता है। तो जितना कम समय में मूव कर जाएगा, जितना देर तक ड्रग स्टमक में पड़ी रहेगी, तब तक वो प्रभावशाली कम है, ठीक है। और कुछ जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगी तभी उसका एब्जॉर्प्शन चालू होगा, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे HCl, अभी मैंने बताया जैसे HCl है, HCl ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके ऊपर कुछ कोटिंग कर दी जाती है, क्या कर देते हैं हम लोग, कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग करने से क्या होता है, जो ड्रग को हमारे स्टमक के HCl से बचाने के लिए जो कोटिंग की जाती है, उस कोटिंग को बोलते हैं एंट्रिक कोटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको बचाया जाता है, ठीक। तो स्टमक से कितनी जल्दी इंटेस्टाइन में आ जाएगी ड्रग, तो उसको बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट, ठीक। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट का मतलब ये है कि कोई ड्रग कितनी देर तक हमारे GIT में रहती है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि ट्रांजिट इतना फास्ट होता है, जैसे कि डायरिया में आप देखते हैं कोई ड्रग खाएंगे तुरंत आउट हो जाएगी, उस ड्रग को टाइम ही नहीं मिल पाएगा
अपना वर्क करने के लिए, ठीक है। उस ड्रग को टाइम ही नहीं मिल पाएगा, हमारे स्टमक में जीआईटी में रुक ही नहीं पाएगी, तो वो अपना एक्शन ही कैसे करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट है तो वो प्रभावित करता है बायो अवेलेबिलिटी को, वो ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी, तो वो ड्रग एक तरह से क्या है, बेकार है। इसीलिए डायरिया केस में डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं उसको एडमिट करके आईवी फ्लूइड चढ़ाएं या फिर आईवी एडमिटेशन करके मेडिसिन दें, एंटीबायोटिक्स वगैरह दें, ठीक है। जो थर्ड वन फैक्टर है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बायो अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जब हम किसी भी ड्रग को खाते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी ड्रग को ओरली लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सपोज दैट हमने 100 mg की कोई ड्रग खाई, ठीक है, तो वो सबसे पहले कहाँ गई? स्टमक में, ठीक। फिर उसके बाद स्टमक के बाद कहाँ जाएगी? इंटेस्टाइन में मूव करेगी, वहाँ कुछ ड्रग ये एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, ठीक। तो मान लीजिए कि 10% जो है उसको एसिड या फिर कोई भी एंजाइम्स हैं उसको प्रभावित किए और वो बची 90 mg, ठीक है, वो बची 90 mg। अब ये कहाँ पर आ गई? जो पोर्टल सिस्टम में, ठीक है। अभी ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं गई है, ये गई है कहाँ? पोर्टल सर्कुलेशन में, ठीक। 90% ड्रग आई, 10% तो क्या हुआ? 10% का यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, 10% ड्रग का लॉस हो गया। फिर इसके बाद ये जाती है कहाँ? लीवर में, आपके लीवर में। कोई भी ड्रग जब हम ओरली खाते हैं तो उसको लीवर से होकर गुजरना पड़ता है। लीवर क्या है? उसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दवाई खाया तो लीवर क्या हो गया? लोड आ गया, लीवर पे लोड बढ़ गया, ठीक। तो कोई भी ड्रग जब खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो वो लीवर से होकर के उसको गुजरना पड़ता है बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जब लीवर जाएगा तो लीवर में इसको कुछ ना कुछ पार्ट इसको मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है, मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है, उसको चेक करेगा, तब आगे जाकर के इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 60 mg बची, ठीक है, 60 mg। अब ये 60 mg हमारी बॉडी में पहुंच पाई है, ये कितनी हो गई है? ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 60%, ठीक। तो कोई भी ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए हमारे लीवर से गुजरना पड़ता है, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो ओरली दी जाती हैं, लेकिन उसको सबलिंगुअल दी जाती हैं। कैसी दी जाती हैं? सबलिंगुअल। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन को जीभ में के नीचे रख देते हैं और वो जीभ से घुल जाती है, तो वो हमारे स्टमक में नहीं गई, ठीक है, स्टमक में नहीं गई, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को वो क्रॉस कर जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर के उसको नहीं गुजरना पड़ता है। तो जितना अमाउंट देते हैं तो मान लीजिए कि 100 mg दी गई, वो अगर 100 mg देंगे तो वो 90% तो 90 mg तो पहुंच ही जाएगी सर्कुलेशन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कुछ ड्रग्स जो होती हैं, कुछ पेशेंट फैक्टर्स भी हैं जो प्रभावित करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को। कैसे? जैसे कि एज हो गया, ठीक है, उम्र के हिसाब से जो ड्रग्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं। मान लीजिए कि कोई न्यू बॉर्न बेबी है, अभी का तुरंत का बच्चा पैदा हुआ है, उसमें रिसेप्टर्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं ड्रग से बाइंड होने के लिए, तो इस केस में बायो अवेलेबिलिटी किसी भी ड्रग की सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहुंच भी जाएंगे तो वो वहाँ पर बाइंड ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स। इसका मतलब क्या है? मेन या वुमेन, ठीक। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स में बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं अलग अलग रिएक्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल वगैरह हाई होते हैं, ल्यूटियल हार्मोन वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाइयाँ बंद भी कर दी जाती हैं, ठीक है। वेट, अलग अलग वेट के हिसाब से, मान लीजिए किसी की बॉडी वेट हाई है तो उसको उसी हिसाब से
डोज कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा। लो डोज की जो ड्रग है वो उतना प्रभावी या इफेक्टिव नहीं रहेगी। फूड मीन्स भोजन किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ठीक ऐसे करेगा। मान लीजिए किसी ड्रग को हमें, वैसे तो सारी ड्रग जो होती हैं एम्प्टी स्टमक जो होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रग खाली पेट खाने से इरिटेशन को कॉज कर सकती हैं। लेकिन कुछ ड्रग जैसे विटामिन B2, जो B2 होती है वो फूड के साथ बेटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। फूड के साथ बेटर एब्जॉर्ब करती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। विटामिन B2 को खाली पेट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। डिजीज कंडीशन कितनी क्रूशियल है पेशेंट की, उसके हिसाब से भी बायो अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा होती है। अगर डिजीज कंडीशन ज़्यादा बैड है तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर डिजीज कंडीशन गुड है, ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है।